ओके सो अस्सलाम वालेकुम लेट्स ट्राई टू स्टडी द टॉपिक ऑफ गाउट थोड़ी कम लाइट है लेकिन स्टिल ट्राई करते हैं. सो व्हाट इज़ गाउट? गाउट इज़ मार्क्ड बाय ट्रांजिएंट अटैक्स ऑफ एक्यूट आर्थराइटिस. ठीक है, जॉइंट्स की डिजीज़ है और गाउट के बारे में बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और ये बहुत कॉमन डिजीज़ है और ये एक से मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट करती है ओल्ड एज में मेन में हु आर ओबीज एंड हु हैव अ हाई अल्कोहल इनटेक. ठीक है, और ये लाइफस्टाइल रिलेटेड भी है जिनमें हाई प्रोटीन इनटेक हो. तो गाउट में एक तो आपने चीज़ याद रखनी है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि इन एंड अराउंड जॉइंट्स डिपॉजिट हो रहे होते हैं. यूरिक एसिड क्रिस्टल्स या यूरेट क्रिस्टल्स, जिनको हम मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स भी कहते हैं. ठीक है, अब इन क्रिस्टल्स डिपोजिशन की वजह से जो वहाँ पर, चूँकि क्रिस्टल्स आर ऑल्सो अ फॉरेन बॉडी राइट, तो वहाँ पर एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होते हैं, साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कराते हैं, जिसके नतीजे में हमें वार्म, पेनफुल और रेडिश जॉइंट्स मिलते हैं. ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंट करता है जो प्राइमरी गाउट है, ये मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट करता है. अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी गाउट यही है. प्राइमरी गाउट ये होगा कि द कॉज इज इडियोपैथिक, द कॉज इज अननोन एंड उसमें यही होता है कि या तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही होती है यूरिक एसिड की या फिर बहुत ज़्यादा उसकी एक्सक्रीशन एबनॉर्मल होती है, जिसकी वजह से उसका लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है, फिर उसकी जॉइंट में डिपोजिशन शुरू हो जाती है. सेकेंडरी गाउट्स में फिर 3 कंडीशंस आती हैं इंपॉर्टेंट. एक तो उसमें लीशनी-हान सिंड्रोम आता है जिसमें एचजीपीआरटी एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, कंप्लीट डेफिशिएंसी होती है जो कि प्यूरिन सेल्वेज पाथवे. अब आपको पता है ना कि जो यूरेट क्रिस्टल्स हैं वो प्यूरिन से सिंथेसाइज हो रहे हैं राइट, तो इसको हम बस वन बाय वन स्टडी करते हैं. मैं थोड़ी सी आपको उसकी बेसिक्स बता दी हैं. तो गाउट में हमें क्या होता है, ट्रांजिएंट अटैक्स मिलते हैं. एक्यूट आर्थराइटिस ट्रांजिएंट इसलिए क्योंकि बिटवीन द अटैक्स ये बिल्कुल यू कैन से डोरमेंट डिजीज़ है, कोई सिम्टम्स नहीं देगी, पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल फील होगा, लेकिन इसको ट्रीट ना किया जाए तो इसकी अटैक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है और जो डिजीज़ फ्री इंटरवल है वो आहिस्ता आहिस्ता शॉर्टन होता रहता है. ठीक है, और जो गाउट प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है टू सम अंडरलाइंग डिजीज़. जो उसका कॉमन फीचर ये है कि एक्सेसिव यूरिक एसिड होगा. यूरिक एसिड का लेवल हम कितना देखते हैं, अबाउट 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, बट जस्ट हाइपरयूरिसीमिया एंड इंक्रीज लेवल ऑफ यूरेट इज़ नॉट सफिशेंट टू प्रोड्यूस गाउट. इसमें और भी कुछ एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एज इंपॉर्टेंट है, ओबेसिटी आती है और अल्कोहल इनटेक है. तो अदर फैक्टर्स आल्सो प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ गाउट. सो अलोन हाइपरयूरिसीमिया इज़ नॉट सफिशेंट. ठीक है, अच्छा जी. तो प्राइमरी गाउट जो कि 90% प्राइमरी गाउट ही होता है, मतलब सेकेंडरी डिजीज़ बहुत कम पाई जाती है और उसमें मेजर मैनिफेस्टेशन, अच्छा जो हाइपरयूरिसीमिया है ना उसके नतीजे में गाउट या पेनफुल जॉइंट्स या आर्थराइटिस की कंप्लेंट तो आएगी ही आएगी, साथ में हाइपरयूरिसीमिया की वजह से और बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. और जो यूरेट क्रिस्टल्स हैं ये ना सिर्फ जॉइंट्स में बल्कि कुछ सॉफ्ट टिश्यूज़ में लाइक टेंडन्स में, लिगामेंट्स में भी डिपॉजिट होते हैं. ठीक है, वो हम आगे देखते हैं. एनीवे जो पैथोजेनेसिस है इसकी यही है कि हाइपरयूरिसीमिया इसका प्राइमरी पैथोलॉजिकल फैक्टर है जिसमें यूरेट का लेवल ज़्यादा हुआ होता है, 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा. और एक तो मतलब इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं कि सिंथेसिस कैसे हो रही है यूरेट क्रिस्टल्स की. ठीक है, डेफिनेटली अगर सिंथेसिस ज़्यादा होगी तो उस डिजीज़ के प्रोग्रेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं. ठीक है, तो यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट है प्यूरिन कैटाबॉलिज्म का. ठीक है, और या तो इसकी इंक्रीज सिंथेसिस हो तब हो सकती है अगर प्यूरिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है. प्यूरिन प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगी, जो कि कब ज़्यादा हो सकती है, अगर सेल्स का टर्नओवर ज़्यादा है, लाइक जो ल्यूकीमिया है या डिफरेंट प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं जिसमें सेल्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं. ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो ज़्यादा डिग्रेड भी होंगे, ज़्यादा डिग्रेड होंगे तो ज़्यादा उनके जो डीएनए हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डिग्रेड होंगे, तो प्यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी. ठीक है, तो अगर तो इंक्रीज सिंथेसिस हो रही है प्यूरिन प्रोडक्शन की और सिंथेसिस प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की ज़्यादा होगी तो क्या होगा उसमें ना. अच्छा, प्यूरिन की न्यूक्लियोटाइड की प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा हो सकती है, सिंथेसिस कैसे ज़्यादा हो सकती है, इसमें दो इंटरलिंक पाथवेज हैं. तो डिनोवो पाथवे होता है. डिनोवो पाथवे में हम ये देखते हैं कि जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द नॉन प्यूरिन प्रिकर्सर, सॉरी नॉन प्यूरिन प्रिकर्सर्स. ठीक है, ये एक डिनोवो पाथवे है. ठीक है, और सैल्वेज पाथवे में ये होता है कि जो ऑलरेडी प्यूरिन प्रिकर्सर्स हैं, ठीक है, जो प्यूरिन बेसिस हैं और जो हम डाइट में ले रहे हैं या कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड से आ रही हैं, उन्हीं को हम यूज़ करके प्यूरिन ये यूरिक एसिड बना रहे हैं या प्यूरिन को प्रोड्यूस करवा रहे हैं. ठीक है, तो एक डिनोवो पाथवे में नॉन प्यूरिन प्रिकर्सर से आ रहा है ये प्यूरिन्स. ठीक है, और जो सैल्वेज पाथवे उसमें हम प्यूरिन बेसिस यूज़ कर रहे हैं और डाइट्स में ले रहे हैं प्यूरिन और उसके नतीजे में प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं. ठीक है, तो ये दो पाथवेज हो जिसमें सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की. देन एक्सक्रीशन अगर एबनॉर्मल होती है, हम कहते हैं कि यूरिक एसिड ने एक्सक्रीट होना है किडनी से. ठीक है, मोस्ट ऑफ इट गेट्स रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लेकिन डिस्टल ट्यूब्यूल के लेवल पर उसकी दोबारा सिक्रेशन होनी होती है इनटू द यूरिन. तो अगर वो एबनॉर्मल हो या वो ना हो प्रॉपर तो दैट विल रिजल्ट इन व्हाट, गाउट. ठीक है, या हाइपरयूरिसीमिया फर्स्ट. एनीवे लेट मी एडजस्ट द लाइट. हाँ ठीक है, यहाँ पर आई गेस. अच्छा, प्राइमरी गाउट्स जिसमें हमने बोला कि कोई अंडरलाइंग डिजीज़ नहीं है पेशेंट में, उसमें हम क्या चीज़ देखते हैं कि
एलिवेटेड यूरिक एसिड मोस्ट कॉमनली रिजल्ट करता है फ्रॉम रिड्यूस्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। मोस्टली एक्सक्रीशन में मसला होता है, प्रोडक्शन में इतना डिफेक्ट नहीं होता प्राइमरी गाउट में ना, क्योंकि सेकेंडरी गाउट तो तब होगा ना जब लाइक कोई कैंसर है या कोई ल्यूकीमिया है या कोई सेल का डिफेक्ट है। लेकिन प्राइमरी गाउट में ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं पाई जा रही। उसमें क्या मसला हो रहा है कि एक्सक्रीशन कम हो गया। अब एक्सक्रीशन इडियोपैथिकली कम हुई, हमें नहीं पता कि क्यों एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पा रही, क्यों डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी से एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही, अननोन कॉज है, ठीक है। और लेकिन जो स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हैं प्राइमरी गाउट के, उसमें हम देखते हैं कि यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन भी हो रही होती है एज रिजल्ट ऑफ एंजाइमेटिक डिफेक्ट्स। और उसमें हम देखते हैं कि पार्शियल डेफिशिएंसी है हाइपोजेंथिन गोवानिन फॉस्फोरेबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की, HGPRT एंजाइम, जिसने इंटरप्ट करना था सेल्वेज पाथवे को, ठीक है। जो एंजाइम इन्वॉल्व था इंटरप्शन ऑफ सेल्वेज पाथवे में, वो नहीं हो पाता। सो प्यूरिन मेटाबोलाइट्स, सॉरी, सेल्वेज पाथवे नॉर्मल नहीं हो पाता क्योंकि ये एंजाइम ही डेफिशिएंट है। सो प्यूरिन मेटाबोलाइट्स जो प्रोड्यूस होने होते हैं दे कैन नॉट बी सेल्वेज, क्योंकि सेल्वेज पाथवे का एंजाइम डेफिशिएंट है, कम है। और इंस्टेड जो प्यूरिन मेटाबोलाइट्स एंड दे गेट डिग्रेडेड इनटू यूरिक एसिड। तो जो प्राइमरी गाउट है उसमें हमने दो इंपॉर्टेंट कॉजेज देखी हैं। एक तो ये कि प्यूरिन की एक्सक्रीशन नॉर्मल नहीं है, ठीक है। दूसरा, सॉरी, ये यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन नॉर्मल नहीं है। सेकंड, हमने ये देखा है कि जो प्यूरिन मेटाबोलाइट्स हैं उनकी ओवर प्रोडक्शन हो रही है, सॉरी, जो प्यूरिन मेटाबोलाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहे हैं इनटू यूरिक एसिड। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पार्शियल डेफिशिएंसी, कंप्लीट नहीं, पार्शियल डेफिशिएंसी है HGPRT या हाइपोजेंथिन गोवानिन फॉस्फोरेबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की, ठीक है। अगर इस एंजाइम की कंप्लीट डेफिशिएंसी हो जाए फॉर एग्जांपल, तब हम उसे कहेंगे लीच-नीहान सिंड्रोम। और ये एक सेकेंडरी गाउट की एग्जांपल है। प्राइमरी गाउट में दो चीज़ें आती हैं, एक तो एक्सक्रीशन कम हो रही है, दूसरी पार्शियल डेफिशिएंसी है HGPRT की, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी गाउट में भी पहला एक कॉज दैट इज लीच-नीहान सिंड्रोम। लीच-नीहान सिंड्रोम में कंप्लीट डेफिशिएंसी होती है HGPRT एंजाइम की, और ड्यू टू विच इसके कुछ हमें न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस मिलती है, क्योंकि फिर यूरेट की डिपोजिशन ब्रेन तक में होनी शुरू हो जाती है। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस में हमें सेल्फ म्यूटिलेशन मिलती है, मेंटल रिटार्डेशन मिलती है, और उसको हम सेकेंडरी गाउट में क्लासीफाई करते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी गाउट में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जहाँ पे रैपिड सेल लाइसिस हो रही है कीमोथेरेपी के नतीजे में, अगर ल्यूकीमिया के लिए हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं, और उसको हम ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम भी कहते हैं, कि हमने किसी पेशेंट में कोई ट्यूमर था, हमने उसको कीमोथेरेपी दी जिसकी वजह से ट्यूमर डिग्रेड होना शुरू हो गया, उसके सेल्स लाइस करने शुरू हो गए। उस नतीजे में चूँकि सेल लाइस जल्दी कर रहे हैं, डिग्रेड जल्दी कर रहे हैं, और उसके नतीजे में डेफिनेटली प्यूरिन्स की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही है, उसके नतीजे में भी गाउट हो सकता है। तो जिसको हम ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम कहते हैं, जो कीमोथेरेपी फॉर ल्यूकीमिया नतीजे में भी गाउट हो सकता है। ये भी अनदर एग्जांपल सेकेंडरी गाउट। इसके अलावा अगर क्रोनिक रीनल डिजीज़ है कि डेफिनेटली यूरेट एक्सक्रीट ही नहीं हो पा रहा किडनी से, किडनीज एबनॉर्मल है, तो उस नतीजे में भी गाउट हो सकता है। तो प्राइमरी में हमने दो चीज़ें देखी कि ओवर प्रोडक्शन हो रही थी पार्शियल डेफिशिएंसी ऑफ HGPRT वजह से, और उसकी एक्सक्रीशन एबनॉर्मल थी। सेकेंडरी गाउट में हमने लीच-नीहान सिंड्रोम देखा जिसमें कंप्लीट डेफिशिएंसी थी HGPRT की। इसके अलावा सेकेंडरी गाउट में हमने देखा कि ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम है ड्यू टू रैपिड लिसिस और रैपिड सेल लाइसिस। और थर्ड कॉज इसमें आ जाती है क्रोनिक किडनी डिजीज़। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन होती है गाउट की, इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, क्यों यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट होने के नतीजे में इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसकी पैथोलॉजी क्या है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जब प्रेसिपिटेशन होते हैं यूरेट क्रिस्टल्स की इन द जॉइंट्स, उससे स्टिमुलेट होता है प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस दैट रिक्रूट द ल्यूकोसाइट, ठीक है। डेफिनेटली किसी टिश्यू में किसी जगह पर कोई भी फॉरेन बॉडी आ जाएगी, लाइक इस केस में यूरेट क्रिस्टल्स आ जाएं, तो वहाँ के सेल्स हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रहेंगे, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग साइटोकाइंस जो कि ल्यूकोसाइट्स को रिक्रूट करते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। ल्यूकोसाइट्स आएंगे, उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स। वो क्या करेंगे, आगे फैगोसाइटोस करेंगे क्रिस्टल्स को, क्रिस्टल्स वंस फैगोसाइटोस दे एक्टिवेट। अच्छा, मैक्रोफेजेस के साइटोप्लाज्म में ना एक वो पड़ा होता है, इन्फ्लेमोसोम पड़ा होता है, ठीक है। इन्फ्लेमोसोम गेट्स एक्टिवेटेड, जो कि एक साइटोसोलिक सेंसर है, इन्फ्लेमोसोम इन द मैक्रोफेजेस, ये एक्टिवेट होता है। जो इन्फ्लेमोसोम जब एक्टिवेट होगा इन रिस्पॉन्स टू फैगोसाइटोसिस ऑफ द यूरेट क्रिस्टल्स, वो क्या करेगा, इन्फ्लेमोसोम एक्टिवेट करेगा कैस्पेज पाथवे को। कैस्पेजेस एक्टिवेट होंगे, कैस्पेज 1 इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 1 बीटा। जब इंटरल्यूकिन 1 बीटा एक्टिवेट होगा, दैट इज अ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, और ये प्रमोट करता है एक्युमुलेशन ऑफ मोर एंड मोर न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस इन द जॉइंट, जो कि फिर अगेन क्या करेंगे, मैक्रोफेजेस के अंदर अगेन इन्फ्लेमोसोम एक्टिव होगा, वो अगेन कैस्पेज 1 को एक्टिवेट कराएगा, वो अगेन इंटरल्यूकिन 1 बीटा को एक्टिवेट करेगा। तो इस तरह से ना एक यूकन से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जो चलता ही रहेगा। और एन एडिशन एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो इंटरल्यूकिन 1 बीटा है वो अगेन मोर एंड मोर मैक्रोफेजेस को, न्यूट्रोफिल्स को वहाँ पर रिक्रूट करते रहेंगे। सो दीज सेल्स इन टर्न रिलीज अदर साइटोकाइंस, फ्री रेडिकल्स, प्रोटीएजेज एंड एराकिडोनिक एसिड एंड मेटाबोलाइट। तो जहाँ पे जो न्यू न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आ रहे हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो मोर साइटोकाइंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोटीएजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आई डोंट नीड टू टेल यू कि ये सब सब्सटेंसेस जब जॉइंट में प्रोड्यूस होंगी तो वहाँ कितना स्वीयर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, वहाँ पे कितनी स्वीयर पेन की सिम्टम्स आएंगे, तभी एक्यूट अटैक्स आते हैं आर्थराइटिस के, ठीक है। अच्छा, जो इंजेस्टेड क्रिस्टल्स हैं विद इन द फैगोलाइसोसोम, जो कि फैगोसाइटोस कर लिए हैं इंजेस्टेड क्रिस्टल्स, वो डैमेज करते हैं इनकी मेम्ब्रेन्स को, जिसके नतीजे में लीकेज होता है इन्हीं मेडिएटर्स का। और एक्टिवेशन अगर हो जाए कॉम्प्लीमेंट पाथवे की, तो एक ऑल्टरनेटिव पाथवे
भी एक्टिवेट हो सकता है फॉर कॉजिंग फर्दर सिम्टम्स ऑफ द एक्यूट आर्थराइटिस, ठीक है। और हम कहते हैं जो एक्यूट आर्थराइटिस होता है ये जॉइंट में जो यूरेट की क्रिस्टल्स डिपोजिशन की वजह से जो एक्यूट आर्थराइटिस हो रहा है ये रिजॉल्व कर जाता है इटसेल्फ विद इन डेज टू वीक्स, ठीक है, लेकिन ये बहुत पेनफुल होता है, विद इन डेज टू वीक्स से रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर रिपीटेड अटैक्स होंगे एक्यूट आर्थराइटिस के इवेंचुअली क्या होगा, टॉप 5 बन जाएंगे। अब टॉप 5 क्या है, जॉइंट्स में जब रिपीटेड अटैक्स हो एक्यूट आर्थराइटिस के तो टॉप 5 बन जाते हैं। टॉप 5 क्या होते हैं, दीज आर द एग्रीगेट्स ऑफ यूरेट क्रिस्टल्स एंड इन्फ्लेमेटरी टिश्यू। अब हमें पता है ना जॉइंट्स में रिपीटेड इन्फ्लेमेशन होगी तो वहाँ पर क्या होगा, टिश्यू इन्फ्लेम्ड ही रहेगा, तो इन्फ्लेमेटरी टिश्यू और यूरेट क्रिस्टल्स एग्रीगेट बना देते हैं विद इन द जॉइंट एंड वहाँ की साइनोवियल मेम्ब्रेन्स में, वहाँ पेरी आर्टिकुलर टिश्यू में, इसको हम कहते हैं दैट दीज आर टोफाई। ये बात होगी। अच्छा, जो अब इन टोफाई के बनने वजह से क्या होगा, जो कार्टिलेज वो आर्टिकुलर कार्टिलेज वो डैमेज होगा और जो जॉइंट्स का फंक्शन वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं कि हाइपरयूरेसीमिया में ज़रूरी नहीं है कि हर केस ऑफ हाइपरयूरेसीमिया रिजल्ट इन गाउट, ओनली 10% ऑफ पेशेंट्स विद हाइपरयूरेसीमिया विल डेवलप इन गाउट। और हाइपरयूरेसीमिया के साथ साथ ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इनका होना ज़रूरी है या जो ऐड ऑन करते हैं रिस्क ऑफ डेवलपिंग गाउट। इन फैक्टर्स को देख लेते हैं। तो एज इंपॉर्टेंट है और ड्यूरेशन ऑफ हाइपरयूरेसीमिया इंपॉर्टेंट है। हम ये कहते हैं कि 20 से 30 साल लगते हैं हाइपरयूरेसीमिया को गाउट में कन्वर्ट होने में, कि 20 से 30 साल तक उस पेशेंट में हाइपरयूरेसीमिया रहा और उसके बाद वो गाउट में कन्वर्ट हो गया। देन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है कुछ पेशेंट्स में, तो हमने ये देखा ना कि AGPR एक्स लिंक्ड डेफिशिएंसी होती है, AGPRT की तो है ही है। इसके अलावा कुछ पॉलीमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करते हैं इन द जीन्स विच आर इन्वॉल्व इन यूरेट या आयरन ट्रांसपोर्ट और या इन्फ्लेमेशन में जो इन्वॉल्व हैं जीन्स, उनमें अगर मसला हो तो भी, इनमें अगर पॉलीमॉर्फिज्म्स हो तब भी हम ये देखते हैं कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटी वजह से भी गाउट रिजल्ट करता है। देन अल्कोहल कंजम्पशन एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, ड्रग्स लाइक थायराइड। थायराइड बदनाम है फॉर इंक्रीजिंग द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड और दैट इज़ वाई द गाउट ऑल्सो रिजल्ट, ठीक है। एक्सक्रीशन को कम करते हैं, रीअब्सॉर्प्शन को ज़्यादा करते हैं और गाउट रिजल्ट करता है। एनीवे मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। तो गाउट के हम कहते हैं कि 3-4 क्लिनिकल फॉर्म्स है और हमने हर क्लिनिकल फॉर्म की मॉर्फोलॉजी देखनी है। एक तो एक्यूट आर्थराइटिस है जो कि एक एक्यूट अटैक होता है आर्थराइटिस को, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसे होती है वो देखेंगे। इसके अलावा क्रोनिक टोफेशियस गाउट हम जो टोफाई फॉर्मेशन ऊपर देख रहे हैं उसकी मॉर्फोलॉजी कैसे होती है वो देखेंगे। और इसके अलावा जो टोफाई एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टिश्यूज में बन जाते हैं, डिफरेंट जस्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज इज नॉट अफेक्टेड, ओनली द साइनोवियम इज नॉट अफेक्टेड। समटाइम्स ये टोफाई ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स और यूरेट के जो एग्रीगेट्स हैं ये लिगामेंट्स में, टेंडन्स में, बर्सा में भी बनते हैं, ठीक है, उसको भी देखते हैं। इसके अलावा गाउट नेफ्रोपैथी भी होती है डेफिनेटली। अगर बॉडी में ज़्यादा यूरेट है, इसकी ज़्यादा रिअब्जॉर्प्शन हो रही है तो वो किडनीज को भी तो अफेक्ट करेंगे ना, किडनी टिब्यूल्स को भी अफेक्ट करेंगे, हमने वो भी देखना है, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 देखते हैं। तो जो डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजीज हैं वो 4 तरह की होती हैं। जो एक्यूट आर्थराइटिस उसकी ऐसी मॉर्फोलॉजी होती है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डेंस इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट। ये कोई नई बात तो नहीं है, वहाँ पे डेफिनेटली इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ही हो रहा है, वही तो देख कर आए हैं अभी, राइट। कि प्रेसिपिटेशन जब हुई क्रिस्टल्स की तो वहाँ पे फैगोसाइटोसिस हुई मैक्रोफेजेस, उन्होंने क्या किया, प्रोस्टाग्लैंडिन और फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोड्यूस कर दिए। इसके अलावा इन्फ्लेमेसोम की एक्टिवेशन से, कैस्पेस 1 की एक्टिवेशन से, इंटरल्यूकिन 1 बीटा की एक्टिवेशन से ज़्यादा कीमोकाइनेसाइटोकाइन्स प्रोड्यूस हो, जिन्होंने ज़्यादा टिश्यू इंजरी और इन्फ्लेमेशन कॉज करी, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स के मतलब रिक्रूटमेंट हुई। तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके थे। डेफिनेटली वहाँ पे हमें डेस इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेट तो मिलना ही मिलना है जो कि परमेट करता हुआ नजर आएगा साइनोवियम को, साइनोवियम फ्लूइड को। और यूरेट क्रिस्टल हमें फ्रीक्वेंटली नजर आते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। जो पे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस पड़े हुए, हमने जब उनको लिया, बायोप्सी की उनकी और वहाँ पे उनको स्टडी किया तो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस के अंदर हमें यूरेट क्रिस्टल्स नजर आए, ठीक है। और वो कैसे अरेंज हुए, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्लस्टर्स अरेंज हुए इन द साइनोवियम। और जो क्रिस्टल्स होते हैं अगर इनकी अपीयरेंस देखी जाए तो ये लॉन्ग स्लेंडर होते हैं, नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं और नेगेटिवली बाइफ्रेंजेंट होता है। आगे हम स्यूडोगाउट की बात करें जिसमें कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो रहे थे, तो वो क्रिस्टल्स इन कंपैरिजन टू दीज क्रिस्टल्स रोम्बोइड शेप्ड होते हैं और वो पॉजिटिवली बाइफ्रेंजेंट होते हैं। तो ये इनकी डिफरेंसेज हैं, ठीक है। और साइनोवियम हमें कैसा मिलेगा, हमें एडिमेटस मिलेगा, कंजेस्टेड मिलेगा, मेक सेंस। और समटाइम्स वहाँ पे लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस भी होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ जब रिपीटेड अटैक्स होने लग जाए एक्यूट आर्थराइटिस के। तो हमें वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स मिले हैं, मैक्रोफेजेस मिले हैं, क्रिस्टल्स मिले हैं, साइनोवियम को इन्फिल्ट्रेट करता हुआ इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट मिला है, ठीक है। और एंडोमेटस और कंजेस्टेड साइनोवियम मिला है और साथ में हमें लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस मिले हैं। ये हमने एक्यूट आर्थराइटिस की देख ली मॉर्फोलॉजी। अच्छा, आई रियली वांट कि इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँ और मैं एक और वीडियो बनाऊँ ताकि मतलब ज़्यादा लेंथी ना हो जाए।